आज हम स्टार्ट करते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड। और आप देखें सिंप्लेक्स मेथड का एक वर्जन जो आप करके आए हैं वो प्राइमल वर्जन ही है। आप जरा गौर से सुनिएगा। ये मैंने सॉल्व किया है प्राइमल प्रॉब्लम को, मुझे साथ साथ बताते रहिएगा। ये मैंने सॉल्व किया है प्राइमल प्रॉब्लम को, और जब रेडी मिक्स को मैं इधर से प्राइमल को सॉल्व करता हूं तो फिर भी मेरे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है ये ऑप्टिमल टू द प्राइमल, और इससे से ही मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से इधर से पिक करता हूं, और वो क्या है, ऑप्टिमल टू द डुअल। लेकिन इसमें जो स्कीम यूज की गई है सॉल्व करने की वो प्राइमल टेक्निक ही है, यानी वो जो सिंप्लेक्स मेथड है वो एक ही है। आप प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन डायरेक्ट उस मेथड से देख रहे हैं, उसको हम सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड कह लेते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। जो पहले वाला उसको हम सिंप्लेक्स मेथड कहें। जब मैं सिंप्लेक्स मेथड कहूं इट मींस आज तक जो हमने सिंप्लेक्स मेथड यूज किया उसकी बात हो रही है, और जो आज डिस्कस होना है डुअल सिंप्लेक्स, तो वो एक सेपरेट है। तो अभी मैं जब आपके सामने है मैं इसको प्राइमल को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं बताइएगा? सिंप्लेक्स मेथड। इसी से ही मैंने प्राइमल ऑप्टिमल लिया इधर से, और इसी सिंप्लेक्स मेथड से ही मैंने डुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिया, डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल। लेकिन दोनों सॉल्यूशंस मैंने किस मेथड से बताए हैं? सिंप्लेक्स मेथड, जस्ट सिंप्लेक्स मेथड। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने जब देखा, अभी आपको एक चीज भी सिखा दी है डुअलिटी में, कि अगर आपकी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जिसमें कम होंगी या एम टेक्निक कोई इन्वॉल्व हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। तो आपने खुद से अब डिसाइड करना है कि क्या आपको ये प्राइमल सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है या इसको डुअल में कन्वर्ट करना, उससे सॉल्व करके आंसर बताना ज्यादा बेहतर है। आंसर कोई भी हो सकता है, प्राइमल भी हो, यानी प्राइमल और डुअल दोनों आंसर करनी है। या तो आप इसको प्राइमल को सॉल्व करके दोनों आंसर दें, प्राइम ऑप्टिमल टू द प्राइमल, ऑप्टिमल टू द डुअल, या आप इसको कन्वर्ट करें डुअल में और फिर सॉल्व करके दोनों आंसर दें, ऑप्टिमल टू द डुअल, प्राइमल टू द ऑप्टिमल टू द प्राइमल। दोनों केसेस में हम सिंप्लेक्स मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं बताइएगा? सिंप्लेक्स सर, सिंप्लेक्स मेथड। जस्ट सिंप्लेक्स। सर मैंने क्वेश्चन करना था कि सर हमने उधर वो क्वेश्चन किया प्राइमल, तो सर वो 2 आइट्रेशन में हो गया, लेकिन सर इसमें आइट्रेशन ज्यादा लग रही हैं, तो सर सिंप्लेक्स प्राइमल को सॉल्व करके ही उससे आंसर निकालना वो इजी नहीं होगा? फिर इसको ही ऐड करने लगा हूं। देखें आपने, अब आपके पास दोनों मेथड्स हैं, अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि क्या स्कीम होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम है? कंप्यूटेशनल कॉस्ट कहते हैं वो जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। तो एक चीज तो तय है, जहां पे एम टेक्निक आएगी तो कैलकुलेशंस इंक्रीज कर जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर एम टेक्निक वाला प्रॉब्लम है तो उसको, अगर वो सारी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसको कन्वर्ट करके दूसरे प्रॉब्लम में फिर सॉल्व करें ताकि कंस्ट्रेंट्स लेस देन हो जाए। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स हैं, लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू, आप जब आप कन्वर्ट करोगे उधर भी यही हाल होगा, फिर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी। ऐसे ही है जी सर, ऐसे ही। उस केस में क्या करेंगे? इस केस के लिए हम डुअल सिंप्लेक्स में एंटर होने लगेंगे। तो अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपके पास दोनों मेथड्स हैं। आपको, यानी सिंप्लेक्स मेथड ही अभी तक हमने सीखा है, तो सिंप्लेक्स मेथड आपने प्राइमल पे लगाने या डुअल पे लगाने। केसेस कितने बनते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में 4 केसेस तो मुझे नजर आ रहे हैं, 6 भी हो सकते हैं। 4 केसेस हो सकते हैं, प्राइमल गिवन हो लेकिन ऑप्टिमल टू द डुअल पूछा गया हो, फिर तो डेफिनेटली आपके पास चॉइस है, या प्राइमल को सॉल्व करें और वहां से डुअल का आंसर दे दें, या डुअल में कन्वर्ट करें और उधर से सीधा आंसर डिस्प्ले कर दें।
या आपके पास डुअल गिवन है और आपसे प्राइमल का आंसर पूछा जाए, फिर आपके पास फिर दो ऑप्शंस हैं, डुअल को सॉल्व करें अगर इकोनॉमिकल है, वहां से कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से प्राइमल का आंसर दें अगर वो पूछा गया है, तो आपके पास 4 केसेस बनते हैं इस केस में। फॉलो करें इस पॉइंट को। यस सर। सर तो एक और ये जो हम केसेस फाइंड भी हैं, दो जी तरीकों सर। से कर सकते हैं। रियाज माइक पास रख के बात कर। सर हम वो फाइंड भी ऑप्टिमल, अगर प्राइमल से डुअल निकालना तो दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन में हम पुट करते थे और एक जीरो से निकालना, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से तरीके और कौन सा बताया? मैंने तो एक ही तरीका बताया जी। कौन एक सा? तो सर आपने ये बताया था कि एक, अगर एक बेसिक है तो उसका जो होगा करस्पॉन्डिंग वो जीरो होगा नॉन बेसिक, तो सर वो उस लिहाज से हम उस जो हमारे पास मॉडल होगा उसमें हम उनकी वैल्यूज पुट करके वो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। नहीं एक ये नहीं, है कि हम जीरो से निकाल सकते हैं। हाँ वो तो वो उसको भूल जाए, वो पास्ट हो चुका है। जो इक्वेशंस में पुट करके मैंने निकाला था ना, वो उसको उसको हमने यूज नहीं करना। जब हमें डायरेक्ट पता चल गया टेबल से हम पिक कर सकते हैं, तो वो पता क्यों लेक्चर करवाया था? उसी लेक्चर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन का पता चला था। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, अगर पहले मैं वो स्किप करने लगा था कि मैं सीधा टेबल में जाके इनको बताता हूं, लेकिन मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की बहुत सी बातें स्किप हो जाएंगी, तो इन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन समझाने के लिए वो मैंने एक मेथड अडॉप्ट किया, और वो वैल्यूज मैंने जब डुअल के अंदर पुट करता था, वहां से लीनियर इक्वेशंस निकलती, उन साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करते थे, फिर आंसर। तो ये अब माजी का हिस्सा है, आपने इनको यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लेना है कि आपको इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, अगर आपने उस लेक्चर को सुनना है जरूर सुने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को, अगर इस थ्योरम को अगर आपने समझना है, तो वही एक लेक्चर है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट्री, ये किसी बुक से नहीं मिलेगा आपको। इंडिया के एक प्रोफेसर हैं, मैंने जब उनको सुना तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, डॉक्टर श्रीनिवासन। जब मैंने उनको सुना, पता नहीं वो डॉक्टर हैं या नहीं, लेकिन लिखते हैं प्रोफेसर श्रीनिवासन। उनको जब मैंने सुना तो उन्होंने बुक भी लिखी हुई है ऑपरेशन सर्च पे, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन उससे बेहतर नहीं लगी। तो वही चीज फिर मैंने स्लाइड्स बनाई, स्लाइड्स बना के अपने आप रख ली। जब मुझे इधर आपको यूएमटी में पढ़ाने का मौका मिला, तो फिर मैंने उन स्लाइड्स को ज्यादा रिफाइन किया और आप तक पहुंचा दिया। बुक में कहीं से भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन की समझ नहीं आएगी। अब आ सकती है अगर आप बुक से भी पढ़े, क्योंकि अब आपको बेसिक्स का पता चल चुका है कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो जो मैंने आपको करवाया था, वो डॉक्टर श्रीनिवासन का वो कॉन्सेप्ट था। उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है, उस बुक में उन्होंने अपना ये आइडिया दिया था, उसको मैंने फिर आपको उस लेक्चर के थ्रू आप तक वो कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आप लाइफ में अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कभी नहीं भूलेंगे जिन स्टूडेंट्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। बाकी अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री कब लगानी है, उस लेक्चर को साइड पर रख दें, वो तो सिंपलेक्स टेबल से ही आप कर सकते हैं। फॉलो किया पॉइंट को? जी अच्छा, अभी आप इसको प्राइमल को सॉल्व करें और दोनों आंसर दें, ऑप्टिमल टू द प्राइमल, ऑप्टिमल टू द डुअल, या डुअल में कन्वर्ट करके आप दोनों आंसर दें, ऑप्टिमल टू द प्राइमल, ऑप्टिमल टू द डुअल। कोई भी मेथड आप, जो भी आपके लिए कंप्यूटेशनली एफिशिएंट हो, आप कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड्स में आप यूज क्या कर रहे हैं? इधर भी आप सिंपलेक्स मेथड लगा रहे हैं प्राइमल के ऊपर और दोनों आंसर दे रहे हैं, ये भी और ये भी। और जब आप इसको डुअल में कन्वर्ट करते हो, फिर भी आप इसको सिंपलेक्स मेथड से ही सॉल्व कर रहे हो। एम टेक्निक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है, तो एम टेक्निक पे फिर भी आप इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके दोनों आंसर दे रहे हो, ये ऑप्टिमल टू द डुअल और ये ऑप्टिमल टू द प्राइमल। आई थिंक यहां तक ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है डुअल सिंपलेक्स शुरू करने से पहले। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? नो सर।
आप ये समझें कि ये जो आपको स्लाइड्स आपको शेयर की गई हैं और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये निचोड़ है। ये बुक में आप देखेंगे टोटली डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। तो मैंने अपने टीचिंग दौर में बहुत रिफाइन करके जहां जहां से मुझे, यानी एक वर्जन पहले मुझे मिलता था, कहीं उससे अच्छा वर्जन 1-2 साल बाद दोबारा मिलता था, तो मैं उसको रिफाइन कर लेता था, पुराने को डिस्कार्ड कर देता था। तो ये स्लाइड्स को नॉर्मल स्लाइड्स ना समझें। आपको बुक में हो सकता है टोटली डिफरेंट चीजें नजर आए। मैं वैसे बुक फॉलो कर रहा हूँ, ये MD ताहा, TAHA, तो इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन कई चीजें ऐसी होंगी आपको उस बुक से नहीं मिलेंगी, एक्स्ट्रा है। तो आप इन स्लाइड्स को ये समझें कि मेरे 20 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस में जिस तरह से कोई चीज रिफाइन हुई है वो इस लेवल पे आ गई है, और ये रिफाइनमेंट प्रोसेस चलता रहता है। क्यों? अगले सेमेस्टर में हो सकता है एक नया रिफाइंड वर्जन आ जाए, कोई और नई चीज एक्सप्लोर हो जाए। अभी आप प्रीवियस सेमेस्टर, कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी उनके कॉन्टेक्ट्स हैं आपके सीनियर से जिन्होंने मुझसे ऑपरेशन सर्च पढ़ी है, जरा पूछ लें, बहुत सी चीजें आपको नई ऐड करवा चुका हूं, नया रिफाइंड वर्जन। तो हर सेमेस्टर में रिफाइंड वर्जन मिलेगा इंशाल्लाह जी। अब आते हैं डुअल सिंप्लेक्स में। तो अब आप देखें, मेरे पास अभी 2D ग्राफ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 2D ग्राफ के जरिए बताऊंगा कि डुअल कैसे वर्क करता है। आपको प्राइमल भी बताऊंगा। प्राइमल जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है वो ग्राफ में मूव कैसे करता है। कोई बताएगा? सिंप्लेक्स मेथड ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स ओरिजिन से चलता है और किस तरह वो ऑप्टिमल तक पहुंचता है? किसी को आइडिया है? सर जो शॉर्टेस्ट रास्ता हो, शॉर्टेस्ट। हाँ, वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ वो राइट डायरेक्शन में भी मूव करते हुए, आपको पता है रेडीमिक्स हमने लिया हुआ है प्रोटोटाइप एग्जांपल, वो राइट साइड पे मूव करते हुए सी पॉइंट तक अप्रोच करता है, और लेफ्ट साइड पे भी अप्रोच कर सकता था। लेकिन राइट, तो इसका मतलब है वो शेडेड रीजन के अलोंग, बाउंड्री के अलोंग मूव करके आपको वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे बारे में ये बात करते हैं कि मैं एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूँ। तो एक इंप्रेशन या इमेज है मेरा कि एक सादा सी बात को मैं सादा से तरीके से क्यों नहीं कहता, और मैं उसको इतना डिफिकल्ट करके क्यों बताता हूँ, या एक लॉन्गेस्ट पाथ क्यों लेता हूँ। सीधी सी बात करके आगे चला जाऊं, स्टूडेंट्स को पता चल गया बस काफी है। लेकिन इस फीडबैक के बावजूद मैं हटता नहीं हूं अपनी उस स्कीम से। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता सकता हूं आपको। मैं डुअल सिंप्लेक्स 10 मिनट में ये सॉल्व करके बता सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं इस फीडबैक के होते हुए कि मैं एक सादा सी चीज को मुश्किल तरीके से बता रहा हूं। क्यों बताता हूं? सादा तरीके से बताना चाहिए, फिर भी इस इल्जाम को लेते हुए मैं इससे बाज नहीं आता। उसकी रीजन है, रीजन ये है कि सादा तरीके से तो हर एक सॉल्व कर लेता है। एक प्रॉब्लम दिया आपको, ये तो एक ऐसी है ना, जैसे आप क्या कहते होते हैं, हिट नहीं है, उसको क्या कहते होते हैं, ज़हन से निकल गया। जैसे आप ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, ट्रेस किया, पता नहीं इस तरह की टर्म यूज होती है, ड्राई रन। हाँ, ड्राई रन। तो ये तो ड्राई रन के इक्विवेलेंट एक टर्म है। जबकि आप बताएं, जब मैं आपको चीज बता रहा हूं, उस एक होता है उसका डेप्थ और एक होती है ब्रेड्थ। तो डेप्थ में जाके जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हो और 10 मिनट में टॉपिक बता सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ब्रेड्थ में मौजूद होता है। आप अगर उसको इग्नोर करते हुए सीधा डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो वो जो ब्रेड्थ है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को आपने कंप्लीट नॉलेज देना होता है। तो अगर आप ब्रेड्थ को इग्नोर कर देंगे, आप स्टूडेंट्स की फेवर्स तो ले जाएंगे कि टीचर ने बहुत अच्छा करवाया, देखो थोड़े से टाइम में मुझे पॉइंट बता दिया, लेकिन मैं उसको ये समझता हूं कि आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया। आपने वो जो ब्रेड्थ है, स्टूडेंट कभी भी नहीं जाएगा। वो ब्रेड्थ ही रिसर्च वर्क होता है। अगर वो ब्रेड्थ में स्टूडेंट नहीं गया, वो कभी भी उसको टच नहीं करेगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ब्रेड्थ वाइज उसको लेके जाए। तो मैं तो मुझे
जितना भी लोग कहते रहे कि जी एक आम सा टॉपिक था, सीधा सीधा बता देते, एंटरिंग, लिविंग, दैट्स ऑल, फाइनल ऑप्टिमलिटी कंडीशन, दैट्स ऑल, लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादती है। टीचर ने एक नेशन को बिल्ड करना होता है। मैं कम से कम कुछ ना कुछ तो, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं आप कह सकते पता नहीं हमने इसको यूज करना है या नहीं करना। आप ये भी कह सकते हैं हमें क्यों डिटेल की जरूरत है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, आप जो पढ़ रहे हैं वो फजूल में नहीं पढ़ रहे, कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर मेरा स्टूडेंट ये ना मुझे कहे कि टीचर ने बहुत इनकम्प्लीट आइडिया दिया था। तो इसलिए मैं, मेरे इवन दोस्त अहबाब जो मेरे कोलीग्स हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे वीडियोस देख के यही देते हैं, कहते हैं सर जी आप इसको वाइंड अप किया करें, आप क्यों ब्रेड में चले जाते हैं। लेकिन उनकी फीडबैक भी मुझे मिली है, वो भी मुझे इससे मना कर रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि नहीं ये बहुत जरूरी है, ये बताना है। तो ये भी अभी मैं थोड़ी देर में जो जिस बात पे ये मेरे माइंड में एक बात आई है वो इधर ही करने लगा हूं। मैंने ये क्वेश्चन भी किया है मिड टर्म के वाइवा में आप सबसे। मैंने आप लोगों को कहा था मोस्ट पॉजिटिव एंटरिंग है, तो मोस्ट पॉजिटिव अगर एंटरिंग है, मैं लीस्ट पॉजिटिव को एंट्री लूं तो क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया और कुछ ने नहीं दिया। अब बताएंगे इसका आंसर कोई, जिसको मैंने कुछ गाइड कर दिया? यस सर, क्यों नहीं बताएंगे सर। बताएं। वही सर, वही हम कह रहे थे ना कि वो बेस्ट पाथ हम चूज करते हैं, मतलब कम आइट्रेशन लगती है, अगर उसको भी करेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा आइट्रेशन में हो जाएगा हाँ, होगा। यही बात। अच्छा देखें, अब भी अगर मैं ये बात जो अभी बताने लगा हूं, मैं अगर आपको ना बताऊं मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात मिस हो जाएगी जो अभी मैं बात करने लगा हूं। अभी आपने रेडी मिक्स का ग्राफ देखा होगा, ABCDEF 6 पॉइंट्स है। तो जो आप ए से बी की तरफ राइट को मूव किए, एक आइट्रेशन हो गई। बी से जब आप सी को गए दूसरी आइट्रेशन होगी और आपका ऑप्टिमल आ गया। और आपने देखा होगा 3 आइट्रेशन में ये सॉल्व हो रहा है। और हुआ क्या है, ओरिजिन आपका स्टार्टिंग आइट्रेशन है, बी आपकी सेकेंड आइट्रेशन है बी पॉइंट, और सी आपकी थर्ड आइट्रेशन। तो मोस्ट पॉजिटिव को जब आप एंटरिंग लेते हो तो आप इस डायरेक्शन में वो बाउंड्री के अलोंग आप ए बी सी पहुंच जाते हो। और जो दूसरी डायरेक्शन है, ए को एफ की तरफ लेके दें, क्योंकि ऐसे था ABCDEF ऐसे क्लोज पाथ बनता है। और जब मैंने आपको आंसर किया था ना कि आप लीस्ट पॉजिटिव को भी लेते हैं तो तब भी आंसर 100% आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा आंसर गलत आएगा, उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूं, आंसर गलत नहीं आएगा, सिर्फ लॉन्गेस्ट पाथ है। वो क्या होगा, आप ए से एफ की तरफ जाओगे, यानी आप क्लोज पाथ है, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो क्लॉकवाइज चलें, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से सी। तो कैसे हो सकता है आपका आंसर ना आए। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि जी लीस्ट को लेके आंसर गलत आएगा, उनके लिए ये बात है कि वो सिंपलेक्स मेथड ऐसे मूव कर रहा है। फॉलो किया पॉइंट को? जी सर। तो अब यस सर। आज का जो सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन में लेते हैं, मतलब पॉजिटिव में मोस्ट नेगेटिव लेते हैं, लेकिन दूसरी जो आइट्रेशन है उसमें हम मतलब बड़ा नहीं लेते, छोटा ले लेते हैं, तो सर क्या होगा फिर? देखिए फिर बात भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं हम कर रहे कि हर दफा। क्वेश्चन तो आपका बड़ा वैलिड है। अभी आप देखें, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन जितना, देखें क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया, उसको फर्स्ट टाइम ही अपने एक्सपीरियंस से ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं आप सिर्फ ये कह दूं, आपने अगर मोस्ट पॉजिटिव को लेके जा रहे हैं, अभी आपने कहा मोस्ट नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते एंट्री, ऐसे ही है ना, वो तो कंडीशन नेगेटिव तो लेके आना होता है। रियाज आपने मोस्ट नेगेटिव कहा था एक का। सर हम मैक्सिमम में मोस्ट नेगेटिव चूज करते हैं ना। चलिए मैक्सिमम, चले छोड़े, मैं इस पे बात में आता हूं जो आपकी क्वेश्चन से मैं समझाऊं। आप एक को मोस्ट पॉजिटिव लेते हो, फिर आगे जाके लीस्ट को ले लेते हो, आप मिक्स ही फॉर्म ले रहे हो, यही क्वेश्चन है ना आपका? जी सर यही है। तो मे बी आप ऐसे कर रहे हो कि जब आपने मोस्ट पॉजिटिव लिया
तो आप किसी एक पॉइंट पे आ गए, तो उन कॉर्नर्स पॉइंट पे शफलिंग हो सकती है। मैं इसके बारे में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मैंने इसको एक्सप्लोर करके देखा नहीं है। आप इसको अगर आप देखना चाहते हो, आपने एक तो मैंने आपको ना एक लेक्चर करवाया था एक्सेल शीट पे सॉल्व करना, वो इसलिए करवाया था कि आप अगर कोई चीजें टेस्ट करना चाहें तो आपके पास एक चीज हो। वैसे अब तो आपके पास टूल्स भी हैं, लेकिन टूल्स आपको यूज नहीं करने आते, सिर्फ आंसर लेना आता है। अगर आप इसको एक्सेल शीट पे, मैंने एक वो भी स्लाइड शेयर की, अगर एक्सेल शीट पे आप सॉल्व करके देखें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप उसके जरिए सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स। रियाज आपने मुझे अपडेट करना है, तो आप ऐसे करें, एक्सेल शीट पे सॉल्व करना आता है जो मैंने एक लेक्चर दिया था? नहीं सर, मैं हैंड वो से कर लूंगा। वो मौजूद है नहीं, एक्सेल शीट पे ये होता है, आपको उसी टाइम पे 5 से 10 मिनट में आंसर का पता चल जाता है। खैर, हाथ से कर लें, आप इस दोनों तरीके से करके देखें, और फिर कॉर्नर पॉइंट रेडी मिक्स पे लगाइएगा ये, फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे देखें ये अभी भी कॉर्नर पॉइंट्स के अलोंग चल रहा है या नहीं, क्योंकि जब हमने मोस्ट नेगेटिव को रेडी मिक्स में एंटर किया था तो ए के बाद बी पॉइंट आया था, फिर उधर मोस्ट नेगेटिव लिया था तो बी के बाद सी आया था। तो अब आपने देखना है कि वो, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड कॉर्नर पॉइंट्स के अलोंग चलता है, तो जरा मेरे पास तो शायद इतना टाइम ना हो, आप जरूर एक्सप्लोर करके मुझे बताइएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, राइट? ओके सर। अच्छा, वापस आते हैं। तो बात मैं कर रहा हूँ, लेक्चर अभी हमने स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत सी बातें, लेकिन ये यही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो बेशक कुछ स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, मैं उनकी केयर नहीं कर रहा होता। मैं यहाँ पे जाहिर है कोई एंटरटेनमेंट शो तो नहीं है ये कि आपके फ्लेवर का और आपके टेस्ट का ख्याल रखा जाए, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे आपको चीज बतानी है, आसान हो वो भी बतानी है, मुश्किल हो वो भी बतानी है, और कॉम्प्लेक्स किस्म की हो तो मुश्किल तरीके से वो भी बतानी है। तो आपके टेस्ट को तो नहीं हम देख रहे होते। अभी आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड कैसे वर्क करता है? अभी मैंने कहा रेडी मिक्स में जो ग्राफ है, तो कॉर्नर पॉइंट्स के अलोंग ऐसे मूवमेंट होती है और आप ऑप्टिमल पॉइंट तक एफिशिएंट वे में पहुंच जाते हो। अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड जब मैं आपको करवा लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डुअल मेथड भी ग्राफ के अंदर कैसे मूव करता है। और वो मूव पता कैसे करता है? आपका कुछ रीजन शेडेड रीजन के बाहर भी होता है, वो बाहर के रीजन से पॉजिटिव, जाहिर है 2D ग्राफ अगर देखना है तो 2 डायमेंशनल ही होगा, 2 वेरिएबल ही प्रॉब्लम लेंगे, तो वो ग्राफ से बाहर वाला जो इनफिजिबल रीजन है, उधर से बाहर से मूव करते हुए शॉर्टेस्ट वे में आपके ऑप्टिमल तक पहुंचता है, शेडेड रीजन को टच भी करेगा और वहां तक पहुंचेगा। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको सर हम ग्राफ से ये भी पता लगवा सकते हैं ना कि ये कितनी आइट्रेशन में हो जाएगा सॉल्व, हम ऑप्टिमल पॉइंट निकाल लेंगे क्योंकि नहीं, हमें पॉइंट्स मिले होते हैं। आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, ये तो जो नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड है उससे कुछ ज्यादा जबरदस्त किस्म का मेथड है, अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होगी। इसके लिए ये अप्लाई पता कहां पे होता है? जहां पे कम से कम एक ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट हो या इक्वल टू कंस्ट्रेंट। क्यों? ये एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट है। आप इधर देख रहे हो, रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक। तो जी जो सर। लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं अगर सारी की सारी, तो फिर उसके ऊपर डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाने की जरूरत नहीं, वो सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए टाइम में देखता हूँ टाइम कितना हो गया, क्योंकि ये 25 मिनट्स बाकी हैं। हाँ, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अब जो स्टूडेंट्स मेरे पहले वाले लेक्चर से बोर हो चुके हैं और उनको नींद आ रही है, यहाँ पे क्लास में बैठे होते तो मैं आपको कहता बाहर जाके मुंह धोआएं, तो इधर तो मुझे नजर नहीं आ रहे। जो लोग अभी वो मेरे उस लेक्चर, बोरिंग लेक्चर से नींद आने लग गई है, तो उनसे रिक्वेस्ट है अभी जाएं, गर्मी है ना, तो मुंह हाथ धो लें और फ्रेश होके इस लेक्चर को सुन लें। जी, आप ग्रेटर देन जो इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, आपने पता क्या करना है? आपने इसको लेस देन इक्वल टू बना के करना है। जब मैं लेस देन इक्वल टू करूंगा कैसे? ये देखें, फर्स्ट आइट्रेशन है 6y1 प्लस y2 माइनस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको लेस देन कैसे बना सकता हूं?
सर इसे डुअल में कन्वर्ट कर लें और सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर लें। नहीं, आप मैथमेटिक्स का रूल है भाई, लेस देन ग्रेटर देन को रिवर्स करना है। इसको ना वो कर देंगे 1/1 सारे। नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई, साइन चेंज करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज हो जाती है। एक और भी था कि अगर वो फ्रैक्शन में होता रिजल्ट, जैसे C1/C2 था, उसको अगर रिवर्स करें तब भी ये चेंज हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर आप सर दोनों मैं भी वही कह रही हूँ। हाँ, सर दोनों मैं भी वही साइड कह रही हूँ, हाँ। 1/6 1/y ऐसे कर। हाँ, तो अभी हम सिंपल प्लेन मेथड यूज करेंगे, दोनों साइड्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है। अगर कोई, मैंने इसमें लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट नहीं ली, अगर वो भी होती तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, उसको एज इट इज रखना है। जितनी भी ग्रेटर देन है तो देखते हैं कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखें, मैंने इस मॉडल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। आप माइंड में रखिएगा ये एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट है, आपने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं करना, ये माइंड में रखिएगा। एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट है कि एम से बचने के लिए हमने ये एक और मेथड सीख रहे हैं। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ये इक्वालिटी मेंटेन हो गई है। वो आर्टिफिशियल वेरिएबल तो हम इक्वालिटी के अगेंस्ट जाके एक काम करते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते थे और उसकी पेनल्टी पे करते थे। अब तो हमें कोई अननेचुरल इवेंट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही रहने देना है, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करना और ना ही कोई पेनल्टी की जरूरत है। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो आपको याद है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर। ऐसे ही इसको डेटा को टेबल के अंदर लेके आने, क्या चीज डिस्टर्ब हुई है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो -1 है वहाँ पे। आपका गुड नेम? सर मुबीन खालिद। मुबीन खालिद। ये मुबीन खालिद का भी मैंने वाइवा लिया। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम के सामने मैंने एक्सीलेंट का वर्ड ऐड किया, उसमें ये मुबीन खालिद भी शामिल है। जी हाफिजा सबिहा। सर ये जो बेसिक वाले सेक्शन में जो है ना वेरिएबल्स, इनके कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेंटेन नहीं हो रहा। हाँ, तो अभी आप देखें, आप ये V1 V2 बेसिक है स्टार्टिंग, इनके नीचे ये देखिए मैंने रेड ब्रैकेट लगा दी। ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो वेरिएबल्स होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नेगेटिव साइन है। तो ये वही बात है जो मैं इधर कह रहा था, इसको या तो लेस देन कर लेते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती। क्यों? जब मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना था दोनों साइड्स पे, ये प्लस आ जाना था। या आप सीधा टेबल में ले दें, अब भी वक्त है कि आप इन दोनों साइड्स को, यानी ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड माइनस होगी। आप देख सकते हो ये 6 था, ये देखें 6 था, क्या हो गया? -6। 1 था, माइनस, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये पिक्चर आ गई। -6 -1 1, जो भी साइन है उसको चेंज कर दे, इधर भी साइन चेंज कर दे। अब क्या प्रॉब्लम आ गया? वो तो चीज आपके पास ये मेंटेन हो गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक नया इशू खड़ा हो गया। वो क्या है? सर बाकी डिस्टर्ब हो गया। सर इनफिजिबल हो गया। यस, आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफिजिबल, आपको याद है? इसी की वजह से तो हमने एम टेक्निक यूज की थी, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया था कि ये माइनस से बचे। आपको याद होगा मैंने उसमें आपको बताया था एम टेक्निक का, अगर आप लेक्चर देखें उसमें इसी चीज पे बात थी कि ये -5 जो आ रहा है तो हम कहते थे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नया वेरिएबल ले ले और उसको 5 दे सकते हैं। अभी देखें, लेकिन डुअल सिंप्लेक्स मेथड में यहीं से स्टार्ट लेना है। इधर परमिशन है, इधर सिर्फ ये है कि आपने जो भी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनकी राइट हैंड साइड नेगेटिव आएगी। तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, दोनों की नेगेटिव आ चुकी है। अब मुझे जी सबिहा। सर एक और मसला भी तो हो रहा है, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया है। क्या हो रहा है? सर अनबाउंडेड, आपने बताया था ना ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है y1 y2 y3 y4,
तो इसके कंस्ट्रेंट सेक्शन में सर 0 और -1 सर आ रहा है। अनबाउंडेड नहीं होगा क्योंकि सर सोल्यूशन भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है। जब उनको डिवाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव में आंसर हमें रेशो बस देगा। जो अनबाउंडेड तो तब होता है ना जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। बस नहीं, जो अनबाउंडेडनेस है ना वो इधर नहीं आ रही, वो इससे वो तो हमने देखना होता है कि आपका। अच्छा, आप चले एक एंगल तो आपने किया, रियाज आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि जब रेशो लेंगे ना तो वो नेगेटिव नेगेटिव से कट हो जाएगा और पॉजिटिव में मीन रेशो आएगी। और टाई जब हमारी रेशो टेस्ट फेल होता है तो जब उस वक्त अनबाउंडेड होता है। बिल्कुल, ये अब बिल्कुल सही हाईलाइट किया अनबाउंडेडनेस। और इसको ना इस डायरेक्शन में आप लें कि जब आप रेशो लोगे तो यहाँ पे एक और चीज है, जरा थोड़ा सा मुझे आगे जाने दें, स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, तो जरा देखते हैं क्या होता है। अब मुझे ये पहले ये बताएं, प्राइमल जब वो सिंप्लेक्स मेथड हमने लिया था, स्टार्ट कैसे लिया था? आप देखिए, स्टार्ट हमने लिया था प्राइमल में कि स्टार्टिंग जो था फिजिबल सॉल्यूशन था और नॉन ऑप्टिमम था। पॉइंट क्लियर? जी सर। यस सर। फिजिबल था और नॉन ऑप्टिमम, और हम एक ही डायरेक्शन में हमने अटैक किया कि नॉन ऑप्टिमल को ऑप्टिमल बनाया जाए, और उसके लिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जो फिजिबिलिटी थी वो थ्रू आउट मेंटेन रही थी ना, बताइएगा। यस सर, जी फिजिबिलिटी सर, मेंटेन ही maintain। रहती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो सिंप्लेक्स मेथड यूज करते थे उसमें आप स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल होता था और नॉन ऑप्टिमल होता था। आप नॉन ऑप्टिमल से टुवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी एक्शन लेते थे, लेकिन फिजिबल जो है वो मेंटेन रखते हुए। यहां पे क्या है, यहां पे स्टार्टिंग जो सॉल्यूशन है, तो बताएं मिन है, सारे नेगेटिव हैं, ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमलिटी कंडीशन बताइएगा। सर वो तो ठीक है। यानी इस केस में उलट है, वो नॉन ऑप्टिमल फिजिबल इस तरह से स्टार्ट होता था और फिजिबल ही रहता था, और नॉन ऑप्टिमैलिटी टुवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी मूव करती थी। यहां पे क्या होगा, यहां उलट होगा, ऑप्टिमल एंड इनफिजिबल ये स्टार्ट है और ऑप्टिमैलिटी मेंटेन रहेगी और इनफिजिबिलिटी को टुवर्ड्स फिजिबिलिटी लेके जाना है। बताएं ये पॉइंट पे किया? यस सर। Yes, उधर sir। सर नॉन ऑप्टिमल होता था, ऑप्टिमल बनाते थे, लेकिन वो फिजिबल फिजिबल ही रहता था। इधर Yes. इनफिजिबल को फिजिबल बनाना है और ऑप्टिमल ऑप्टिमल ही रहेगा। ऑप्टिमल ऑप्टिमल ही रहेगा। वेरी गुड, तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, रिपीट कर दिया दोनों ने, सबीहा ने भी और रियाज ने भी, तो मेरा काम आसान हो गया और लोगों को भी याद हो गया होगा। सिंप्लेक्स में प्राइमल, जो आप प्राइमल को छोड़े, सिंप्लेक्स में नॉन ऑप्टिमल बट फिजिबल ये लेके चलते थे और एक्शन लेते थे कि नॉन ऑप्टिमल को टुवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी हम लेके जाते थे। इसमें ऑप्टिमल मेंटेन रखेंगे और इनफिजिबल को फिजिबल बनाएंगे। तो देखें, स्टार्ट लेते हैं। मैंने एक और काम किया, ये जो W है ये ऊपर है, मैं इसको नीचे इधर रो अप्लाई कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये ऊपर है या नीचे। नीचे रखने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको नीचे प्लेस कर दिया। कम से कम आप ये कह सकते हो ये जो W है ये इसी आइट्रेशन का है, और अगर मैं W को नीचे रख दूं तो अब आपने ये देखना है कि ये आइट्रेशन का W उसके नीचे है। कोई इश्यू तो नहीं, सिर्फ जगह चेंज की है। नो सर। अच्छा, अब मुझे बताएं, एंटरिंग तो आप ले नहीं सकते। देखें, एंटरिंग ऐसे लेना है ना, ये तो सारे ऑप्टिमल है। जब ऑप्टिमल है तो एंटरिंग वेरिएबल तो नहीं लेंगे। नॉन ऑप्टिमल होता है तो फिर हम मोस्ट नेगेटिव या सॉरी मोस्ट पॉजिटिव को हम एंटरिंग ले रहे होते थे। अब तो लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? आप एंटरिंग वेरिएबल आपका हो ही नहीं सकता, क्यों? आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो फिर क्या करेंगे, हम लिविंग का पहले डिसाइड करेंगे। ये -5 है, -4। लिविंग का डिसाइड करने के लिए रेशियो कैलकुलेट करेंगे या क्या करेंगे, बताएं? सर आई थिंक अगर मिनिमम है तो मोस्ट नेगेटिव लेंगे। सर मोस्ट देखिए, नेगेटिव। दो चीजें हैं, वैसे आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। इसमें जब लिविंग लेंगे Yes, sir.
तो जब हमें एंटरिंग कॉलम का पता ही नहीं है तो रेशियो तो नहीं लेंगे ना। जी सर, पिवट कॉलम तो है ही नहीं। पिवट कॉलम तो है ही नहीं। इट मींस यहां ये रूल होगा जो मोस्ट नेगेटिव सॉल्यूशन वैल्यू है -5। देखिए फिजिबिलिटी इनफिजिबल किसकी वजह से? नेगेटिव की वजह से। तो उसी नेगेटिव को भगाए ना इससे जो मोर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सॉल्यूशन। तो भगा उसको निकालने के लिए भी यहां पे सेंस ये बनेगी जो मोर नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव, उसको निकालें, क्योंकि सब निकालना सबको है, तो ज्यादा नेगेटिव वाले को पहले दफा कर दें। समझ आ गई इस चीज? यस सर। ये प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, ये इसको आप लिविंग बनाओगे। जब लिविंग बनाया, अब एंटरिंग कैसे डिसाइड करोगे? ये आपकी पिवटल रो है, पिवटल रो। पहले पिवटल कॉलम होता था और आप क्या कैलकुलेट करते थे? इधर रेशियो। अब लिविंग पहले डिसाइड कर ली। सर मैं गैस बता सकता हूँ कि अगर इसी को हम W रो से डिवाइड करें पहले। यस यस, पहले सॉल्यूशन कॉलम को पिवटल कॉलम से डिवाइड करते थे रेशियो। तो अब तो रेशियो आपको इधर कैलकुलेट करनी है ना। तो इधर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये सॉल्यूशन कॉलम का रोल प्ले कर रहा है। जैसे सॉल्यूशन तो होता था सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम, यहां पे होगा W रो डिवाइडेड बाय पिवटल रो। ये पिवटल रो है। सेंस बन गई? V1 रो। सेंस बन गई? बन गई है सर। तो यहां पे मोस्ट नेगेटिव, लिविंग, और जब रो आ गई तो आपको इधर रेशियो निकालनी है। ये बनेगी, ये जो सबिहा ने कहा था अनबाउंडेड। अब जरा देखें क्या आ रहा है, रियाज की स्टेटमेंट भी आप फॉलो कीजिएगा। ये बनेगी -24 डिवाइडेड बाय 6 -6 तो आपकी रेशियो पॉजिटिव आ जाएगी। -6 डिवाइड बाय -1, -1 डिवाइड बाय 1, और ये आपकी अनडिफाइंड उसी तरह ही निकल रही है। अच्छा बात सुने, वही बात, रेशियो उधर भी अनडिफाइंड निकल रही थी। हमने अनबाउंडेड पता क्या कब कहा था? जब सारी की सारी अनडिफाइंड होती है। मसलन आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, उस केस में अनबाउंडेडनेस थी। सबिहा पे किया पॉइंट आपने? जी सर। अच्छा अब देखिए ये आ गई ये बात, ये 4, 6, -1 अनडिफाइंड। आप किनको इग्नोर करोगे? अच्छा इनको लेने की जरूरत नहीं है, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, सॉरी जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, इनको लेने की जरूरत नहीं। यानी आप ये कह सकते हो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स, उनके नीचे आपने उनकी रेशियो को कैलकुलेट नहीं करना। समझ आ गई? ये बेसिक V1 V2। अच्छा जी सर, आगे ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। तो मिनिमम रूल रेशियो का वही है, मिनिमम रेशियो। तो ये एंटरिंग बन जाएगा। ये मैंने एरो लगा दिया, एंटरिंग। तो अब आप अगली आइट्रेशन में क्या करोगे? कौन सा लीव कर रहा है? V1, और V1 की जगह पे एंटर कौन सा हो रहा है? Y1। तो लीविंग का डिसीजन पहले हुआ और एंट्रिंग का डिसीजन बाद में हुआ। देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। यहां तक ये पिवट है, पिवटल रो, पिवटल कॉलम और इंटरेस्ट। ये -6 पिवट आपका वो क्या है? पिवटल एलिमेंट। तो कैसे होगा? इसको एंटर करोगे Y1 इधर, और ये लीव कर जाएगा। तो ये कौन सी रो होगी? न्यू पिवटल रो। देखे ना, -6 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा ना। रूल तो वही है रो ऑपरेशंस का। बताइए होगा। ये -1 एंट्री, V1 लीव। तो जो एंटर हो रहा होता है वो आपकी पिवटल रो होती है, न्यू पिवटल रो। न्यू पिवटल का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड पिवट डिवाइडेड बाय पिवटल एलिमेंट। ये देखिए मैं दोबारा फिर उन्हीं रूल्स को ले आया हूं, क्योंकि आप यूएमटी के स्टूडेंट्स हैं, भूल सकते हैं, भूल भी जाते होंगे। यूएमटी के स्टूडेंट्स सारी ऐसे नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस मुझे इधर हुआ, स्टूडेंट्स को खींच के लाना पड़ता है सिखाने के लिए। आप कहीं ये ना समझें कि मैं कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यानी
उन स्टूडेंट्स की जो कैजुअल इसको लेते हैं। सेम वही है, न्यू पिवट रो, करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट, ये आपकी पिवट रो है डिवाइडेड बाय पिवटल एलिमेंट, सॉल्व किया, इधर प्लेस कर दिया। कोई इश्यू तो नहीं, रो ऑपरेशन है प्लेन। बताइएगा। जी सर क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट इधर आएगा V2 और ये रो ऑपरेशन लगेगा। वो रो ऑपरेशन क्या है? ये 1 के रेफरेंस से, आपको याद है इस, ये आपकी ओल्ड V2 है, न्यू V2 लेनी है, तो ओल्ड V2 में पिवटल कॉलम कोएफिशिएंट -4 बन रहा है। सेम वही रो ऑपरेशन है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो ये आप W को ऊपर ही ले लीजिएगा, मैंने अपनी आसानी के लिए इधर लिया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऊपर ले लीजिएगा ताकि उसी मेथड के साथ आप इसको सॉल्व करें। तो ये देखिए उसी तरह कर लेंगे, लेकिन उसके नीचे एक रो और छोड़ देंगे जिसमें रेशियो कैलकुलेट करना है। हाँ, ऐसे कर ले, बिल्कुल ऐसे कर ले। तो मैं इसीलिए आपको याद, अब पता चल गया होगा मैं इसके साथ क्यों ले रहा हूँ। मैं उसी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था जैसे सॉल्यूशन कॉलम के साथ। ऐसा है ना, एक काम करेंगे दूसरा इग्नोर हो जाएगा, तो आपकी अपनी चॉइस। तो V2, न्यू V2 ओल्ड V2 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -4 मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो। मैं फिर वही रूल ले आया हूं, करंट रो मींस ये वाली रो माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -4 मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो। जस्ट इसको सॉल्व किया, -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके ये आपको आंसर है। ये रो ऑपरेशन इधर लगा दिया। कोई इश्यू तो नहीं है? नो। नेक्स्ट टाइम फिर वही बात, नेक्स्ट हम W अभी सॉल्व करनी है, तो ओल्ड W माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो। ओल्ड W, ये ओल्ड W माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ W -24 मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो। सेम वही रो ऑपरेशन, पहले इसको मल्टीप्लाई किया इधर, फिर इन दोनों को एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया और ये आपका इधर आ गया। तो आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। तो देखें वो जो बात कर रहे थे कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड कैसे चलेगा, ऑप्टिमैलिटी को मेंटेन रखेगा और इनफिजिबिलिटी को टुवर्ड्स फिजिबिलिटी लेके जाएगा। बताएं ऑप्टिमल है? बताइएगा। यस सर, ऑप्टिमल। अभी भी ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है, लेकिन फिजिबिलिटी थोड़ी सी, इनफिजिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। 2 नेगेटिव से 1 नेगेटिव रह गए, तो ये इनफिजिबिलिटी से फिजिबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और स्टॉप कब होगा? जब फिजिबल हो जाएगा, पूरा सर फिजिबल दोनों हो जाएगा, फिजिबल हो पॉजिटिव जाएंगे, हो जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपने सॉल्यूशन वैल्यूज को देखना है, अगर सारी पॉजिटिव हो जाए तो आप स्टॉप कर दोगे। तो इसका स्टॉप कर रूल ये है कि जब आपका सॉल्यूशन फिजिबल हो जाए तो आप स्टॉप कर दोगे, क्योंकि ऑप्टिमैलिटी तो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो अब लिविंग कौन सा होगा? लिविंग सर एक ही नेगेटिव है, वही होगा। सर ये ही -2/3 वाला माइनस लिविंग। और रेशियो कैसे होगी? ये इसको इससे डिवाइड करना है ऐसे, ठीक है। और किन चीजों को डिवाइड करने? जो बेसिक ना हो। तो y1 और y2 बेसिक है, y1 के नीचे तो डैश लगा दें, इसकी रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी v2 बेसिक है, तो v2 इधर भी डैश लग जाएगी। तो y1 आप देख सकते हैं, v1 v2 इधर हमने रेशियो कैलकुलेट नहीं की थी। सेम इसी तरह y1 और v2 इधर डैश लगा दें और इधर डैश लगा दें, बाकी आप कैलकुलेट करोगे। देख सकते हैं -2 ये पिवटल रो है, -2 डिवाइड बाय -4/3, -5 डिवाइड बाय -5/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -2 डिवाइड बाय -1, -4 डिवाइड बाय -2/3, और ये इधर डैश आ जाएगा क्योंकि ये V2 है। ये आप डैशेस और ये आपकी कैलकुलेट हो गई। कौन सा वेरिएबल एंटरिंग होगा? मिनिमम रेशियो कौन सा वेरिएबल है? सर आई थिंक 3/2 1.5।
हाँ 3/2। तो आपका एंट्रिंग वेरिएबल y2, y2 ने किसकी जगह लेनी है? V2 की। v2, ये लिविंग वेरिएबल है, ये आप देख सकते हो। तो v2 की जगह पे आपका आ गया y2, सेकंड है, सेकंड प्लेस पे आया। तो पिवटल रो कैसे आएगी? इस रो को पिवटल कॉलम से, क्योंकि ये एंट्रिंग और ये लिविंग, तो ये पिवटल कॉलम है, तो पिवट एलिमेंट आपका ये है, तो ये पिवटल रो बन रही है। ओल्ड पिवटल रो को डिवाइड कर दें पिवट एलिमेंट से, देख सकते हैं इधर 4/3 से डिवाइड किया, ये वैल्यूज इधर आ गई। नेक्स्ट y1 देखना है आपने, y1 रो ऑपरेशन लगेगा, और रो ऑपरेशन क्या होता है? आपका ओल्ड y1 ये रो माइनस क्या होगा? माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो, देख सकते हैं आप। ये y1 रो कैलकुलेट करनी है, ओल्ड y1 यूज होनी है, ये ओल्ड y1 माइनस इसका पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, इस रो का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, ये पिवट रो है, बस ये 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे पिवट, ये कैलकुलेशंस, ये आंसर। बताएं आगे चलेंगे या स्टॉप कर देंगे? स्टॉप कर देंगे यार, सर स्टॉप कर देंगे। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जब आपकी फिजिबिलिटी मेंटेन हो जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। ऑप्टिमलिटी की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो थ्रू आउट ऑप्टिमल ही रहता है। तो ये देखें डुअल सिंप्लेक्स मेथड ऑप्टिमलिटी को मेंटेन रखते हुए इन फिजिबिलिटी को टुवर्ड्स फिजिबिलिटी लेके आपको वो सॉल्व कर देता है। तो ये है आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड क्या था? स्टार्टिंग फिजिबल लेकिन नॉन ऑप्टिमल था, और आप नॉन ऑप्टिमल को ऑप्टिमलिटी की तरफ लेके जाते होते थे। तो आई थिंक सॉरी, ये भी एक रहती थी z, ये उसी तरह रो ऑपरेशन ओल्ड w माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -2 मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो, ये कैलकुलेट हो जाएगी। और जब ये कैलकुलेट हुई, अब हम कहेंगे कि ये ऑप्टिमम आ चुका है, क्योंकि प्राइमल फिजिबल, सॉरी इधर लिखना चाहिए था, सॉरी हाँ मैं कहना ये चाह रहा था, इस ऑप्टिमलिटी को कहेंगे आपका, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वो पता क्या कह रहा है? ये तो ऑप्टिमल ही है, इसकी वजह से ऑप्टिमल है, ये फिजिबल आ चुका है। तो आपको पता है ये डुअल का सॉल्यूशन भी इधर पड़ा होता है, और मैक्स के केस में हम इसको क्या करते होते थे? मैक्स है मिन है, मिन के केस में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हुए उठाते थे। तो मैं कह सकता हूं ये जो डुअल है ये भी फिजिबल है और प्राइमल। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं डुअल सिंप्लेक्स को, कि आपका प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल, ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है स्टॉप करने की। ऐसे भी कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें ऑप्टिमलिटी, आपका वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और फिजिबल भी है। जी आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। यस सर। तो 10:45 हो चुके हैं, और हमने देखें आपके वाइवा के बारे में भी आज डिस्कशन कर ली, और आपको ब्रेथ वाइज भी नॉलेज दे दिया, फिर भी टाइम पे खत्म कर लिया। तो बताएं ये मेथोडोलॉजी ठीक है या गलत है? सर बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेथ वाइज अगर आप नहीं सीखते तो मैं नहीं समझता। स्टूडेंट का मतलब ही होता है सीखने वाला, लर्न करने वाला। टीचर का मतलब होता है सिखाने वाला। लेकिन मैं कहता हूँ टीचर को स्टूडेंट भी रहना चाहिए लाइफ टाइम। वो स्टूडेंट रहेगा तो सीखता भी रहेगा, और जब सीखेगा तो सिखाता रहेगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज टीचर में होनी चाहिए, सिखाने वाला भी होना चाहिए और सीखने वाला भी। जी भैया क्या कहना चाहिए? सर इस वीक कोई असाइनमेंट क्विज मिलना? इस वीक आपका वाइवा लेना है, तो क्विज और असाइनमेंट रहने देते हैं, थोड़ा सा सांस ले लें इस वीक, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में वाइवा कर लेते हैं स्पेशल केसेस का। स्पेशल केसेस की तो सबमिट हो चुकी है ना? जी सर। तो मैं क्लास के अंदर ही, यानी आपकी क्लास कब होगी? थर्सडे 9:30। तो थर्सडे 9:30
वाइवा तैयार करके आइएगा, क्लास के अंदर ही वाइवा होगा। ओके सर। ठीक सर है लेकिन ये जी। सर लेकिन एक सजेशन है ये कि आप प्राइमल टूवेल वाले की ना एक असाइनमेंट रख लेते, क्योंकि हमारे ना जैसे जैसे हम मूव ऑन करते जा रहे हैं सेमेस्टर में बर्डन बहुत आता जा रहा है। अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं तो फिर ज्यादा हो जाना। क्या आप फिर हमारे क्या करिए, असाइनमेंट ले लें। जी सर ये प्राइमल डुअल वाले की जो आपने नहीं, दे ये दी थी ये आपने तो ठीक होगी, है। क्योंकि एक लेक्चर और रहता है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इसकी तो असाइनमेंट होगी। कम से कम वैसे ब्रेक दे रहा हूँ, इसकी तो सर असाइनमेंट होगी। सर आप एक और काम नहीं कर सकते कि सर आपने कहा नेक्स्ट वीक देंगे, तो आप अपलोड अभी कर दें और टाइम हमें नेक्स्ट वीक तक का दे दें। अपलोड क्या असाइनमेंट? यस सर। चलिए ऐसे कर लेते हैं, असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये देखने नेक्स्ट लेक्चर में वाइवा है आपका, ठीक है? यस सर, हम वाइवा नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे तो असाइनमेंट को साथ साथ समझ के और उस हिसाब से हो जाएगा। चलिए, जी और वाइवा किसका होगा ये ज़हन में रख लें, तो वाइवा हम स्पेशल केसेस का। यार है। स्पेशल केसेस का। और ये पहला वाइवा लूंगा जो मैं ईमेल के थ्रू अनाउंसमेंट के बगैर, 41 स्टूडेंट्स हैं। सर नहीं, वो तो तैयार है, वाइवा तैयार है अपना। नहीं, जी सर ईमेल हमने कुछ खुद ही किया। कहने का मतलब है इसकी ईमेल नहीं आएगी, ये मूडल पे अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये वर्बल अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट लेक्चर में वाइवा है, यस ठीक है? सर, वो तो आपने पहले भी बता दिया था। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। मैं आप एक इसी वीक के अंदर आपको डुअल सिंप्लेक्स की एक असाइनमेंट दे देता हूँ और नेक्स्ट वीक में उसका एक क्विज भी हो जाएगा, ठीक है? सर अगर ओके। ऐसी कॉन्स्टेंट सर जी, सर अगर जी ऐसी कॉन्स्टेंट आ जाती है एक लेस देन एक ग्रेटर देन, तो जो ग्रेटर देन होगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना? इधर देखें, अभी लेक्चर ये खत्म नहीं हुआ था, ये जरा देखिएगा जो ये आप वाला क्वेश्चन है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ रही है ना, देख रहे हैं? यस सर दोनों आ रही हैं। ये क्वेश्चन अभी करना है, ठीक है? सर और सर जो हम उधर से मतलब सिलेक्ट करते हैं मोस्ट नेगेटिव, सर मिनिमम मैक्सिमम दोनों में सेम होगा वो? मैक्सिमम मिनिमम का तो रूल वही है ना, ऑप्टिमैलिटी का। सर नहीं, मोस्ट नेगेटिव ही हम लेंगे लिविंग में, डुअल सिंप्लेक्स में। हाँ, वो तो कॉमन सेंस है कि फिजिबल प्लस है और इनफिजिबल नेगेटिव है, तो हमेशा ही। हाँ, आपने चलिए अच्छा किया क्वेश्चन कर दिया, सबको ये मैसेज चला जाए कि आपका लिविंग एक ही रूल होगा, नेगेटिव कोई निकालना है, यहाँ कोई मैक्स और मिन के हिसाब से रूल नहीं चेंज होना, ठीक है? और जिस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक ग्रेटर देन है, तो सर उसमें एक ही नेगेटिव बनेगी, तो एक को ही ले लेंगे सिंपल। एक ही नेगेटिव, लेकिन इसमें एक और चीज चेंज कर रहा हूं मैं, वो ये है कि आपकी ऑप्टिमल भी नहीं है। हालांकि डुअल सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशन ये है कि आपका प्राइमल ऑप्टिमल सॉरी हाँ वो ऑप्टिमल होना चाहिए और इनफिजिबल होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन एक नया में ऐड किया, ये श्रीनिवास सर ने ये केस डिस्कस किया था और ये बुक में नहीं है, तो आपको फेस करना पड़ सकता था, तो मैंने कहा ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। ये बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है, बुक के अंदर उन्होंने एक ही मेथड दिया जो मैंने आज आपको बता दिया है कि ऑप्टिमल होता है और इनफिजिबल, और आप उसको टुवर्ड्स फिजिबिलिटी लेके जाते हैं। लेकिन वो अगर स्टार्टिंग पे नॉन ऑप्टिमल हो और इनफिजिबल हो, उसको भी चलाया जा सकता है। यही मैं एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक हो गया? ठीक है सर, उसमें रूल्स चेंज होंगे कुछ? हाँ, उसमें डेफिनेटली रूल्स चेंज होंगे, उसमें हम ऑप्टिमैलिटी को भी देखेंगे और दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। और एंड कहां पे करेंगे? ऑप्टिमल भी आ जाए, फिजिबल भी आ जाए। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो एक तो था नॉन ऑप्टिमल फिजिबल, वो सिंप्लेक्स मेथड में हमने देखा, और एक आज देखा है ऑप्टिमल इनफिजिबल डुअल सिंप्लेक्स में, और एक डुअल सिंप्लेक्स का वेरिएंट ले रहे हैं कि नॉन ऑप्टिमल इनफिजिबल, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है?